नमस्कार। मैं सुरेश चौहान के आज आप सब लोगों के साथ यहाँ पर जुड़ा हूँ। माननीय पुष्पेंद्र जी और इस पेज पर जो तमाम उनके फैन हैं, राष्ट्र धर्म के लिए लड़ाई लड़ने वाले मेरे सैनिक मित्र हैं, उन सबको मेरा नमस्कार और जय हिंद। मित्रों, आज विशेष तौर पर आपके सामने आने का उद्देश्य यह है कि जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, राष्ट्र धर्म के रक्षा के लिए जो कार्य चल रहा है, उसमें अचानक से ऐसे व्यवधानों को लाया गया है जिसके लेकर आपके पास कई प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के उत्तर दिए जाए, इसलिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं। आप जानते हैं कि करीब 40 दिन पहले मैंने यूपीएससी जिहाद इस समस्या को, इस षड्यंत्र को और हिंदुस्तान के ब्यूरोक्रेसी को कब्जा करने के पूरे प्लान को हिंदुस्तान के सामने रखने की घोषणा की। जब ये घोषणा की तो उसका जो प्रोमो रिलीज हुआ, उस प्रोमो को लेकर ही इतना हो हंगामा किया गया कि उसके बाद देश के उच्च न्यायालय ने उसको रोका। उसके बाद केंद्र सरकार ने उसको फ्री स्पीच के नाम पर अनुमति दे। हमने 4 एपिसोड किए, लेकिन उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने रोका और देश के 1700 से ज्यादा पुलिस थाने में मेरे खिलाफ कंप्लेंट की गई, सैकड़ों एफआईआर हुए। इतना ही नहीं, कंपनी लॉ से लेकर तमाम 19 सरकारी एजेंसियों में हमारी कंप्लेंट की गई है और हमने मुद्दा उठाया था इस देश में कैसे कुछ जिहादी षड्यंत्र पूर्वक इस देश के नौकरशाही पर, ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा करने के लिए यूपीएससी के सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। इसके सबूत लेकर हम आए, हमने लोगों के सामने रखना चाहा, लेकिन हम ये रख पाते, हम पूरे शो कर पाते, उसके पहले ही हमें रोका गया। आज स्थिति क्या है? यूपीएससी में हुए फ्रॉड की, यूपीएससी के घुसपैठ की, यूपीएससी जिहाद की चर्चा होने के बजाय सुरेश चौहान के ने कैसे मुसलमानों को पोर्ट्रेट किया, बदनाम किया, इसको लेकर चर्चा चल गई और कोर्ट में लगातार तारीख पर तारीख नई नई सुनवाई के साथ, नए नए तर्कों के साथ हमें घेरा जाए। आज कोर्ट में हमारे खिलाफ एक तरफ फेक न्यूज, दूसरी तरफ हेट स्पीच, तीसरी तरफ हमें कई आईए लगाकर घेरने की कोशिश हो रही। आज देश का ऐसा कोई बड़ा वकील नहीं है जो इस केस में इन्वॉल्व न हो। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इतना सारा डर कहां से पैदा हुआ कि इस कार्यक्रम को अगर किया जाएगा तो ऐसा क्या जमीन आसमान एक होने वाली थी? ऐसा क्या न्यूक्लियर ब्लास्ट होने वाला था? मैं तो 15 वर्षों से चैनल चला रहा हूं। मैंने मुसलमानों को मुसलमान पहली बार नहीं कहा है, मैं तो वैसे भी कहता हूं 15 वर्ष पहले तब के प्रसारण मंत्री ने मुझे कहा था कि आप ऐसा नहीं कह सकते, अल्पसंख्यक कहिए, विशेष समुदाय कहिए, आप सीधे मुसलमान कैसे कह रहे? तब मैंने कहा था कि आप मुझे इसका लिखित में उत्तर दीजिए कि मैं मुसलमान को मुसलमान ना कहूं तो क्या कहूं। 15 वर्षों में इसका उत्तर नहीं मिला। मेरा कहने का मतलब है कि मैंने मुसलमान कहना ये समस्या नहीं है, समस्या यह है कि इस देश के ब्यूरोक्रेसी को, खुद ज़कात फाउंडेशन अपने वेबसाइट पर लिखता है कि इस देश पर अगर कोई राज करता है तो राजनेता नहीं, न्यायालय नहीं, मीडिया नहीं, राज अगर कोई करता है तो वो करता है ब्यूरोक्रेट, नौकरशाह। और इसलिए इस पर आइए, इसमें आइए, ये अपने वेबसाइट पर लिखने वालों के ध्यान में आ गया कि सुदर्शन चैनल ने अगर ये मुद्दा उठाया, और सुदर्शन का इतिहास है, जब भी यह चक्र चलता है तो गद्दारों की गर्दनें निस्तनाबूद हो जाती, कट जाती है। और इस देश के खिलाफ उठे हर गर्दन को काटना इस देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। नौकरशाही में जिहादियों को घुसाने की बात मैंने नहीं की। 1000 से ज्यादा वीडियो मेरे पास है जो कहते हैं कि इस पर कब्जा करना है। मैंने तो उनके वीडियो दिखाए ना। मैंने तो कहा कि हैदराबाद का गद्दार नमक हराम ओवैसी क्या कहता है, वीडियो में देखिए। मैंने अपनी बात नहीं की, लेकिन मैं अगर इन मुद्दों को उठाऊंगा तो इस देश पर कब्जे का जो तंत्र है, जो षड्यंत्र है, वो उजागर हो जाएगा। और ये तंत्र, ये षड्यंत्र अगर उजागर हो जाता है तो उसके बाद इतने वर्षों से किया गया ये खेल रुक जाए। ये रुकना नहीं चाहिए, तो बोलने वाले को रोको। सोचिए, सुदर्शन चैनल हिंदुस्तान के इतिहास में पहला चैनल और पहला शो बन गया है जिसको न्यायालय ने रोका है। क्या इस देश के टीवी चैनलों पर पहली बार ऐसा कुछ हुआ है? और मैंने ऐसा क्या कानून तोड़ा है?
जब मैंने कानून क्या तोड़ा, ये बात मैंने कोर्ट में पूछी, तो कहा गया कि आपने तो टोपी दिखाई मुसलमान को, आपने तो दाढ़ी दिखाई, आपने हरा शर्ट दिखाया, आपने उसके गले में 5,000 करोड़ का टैग दिखाया। तो भाई हिंदुस्तान में जो धार्मिक रिपोर्टिंग करने का एक ट्रेंड है, हमने 1,000 खबरों को टीवी चैनल, प्रिंट और वेब के निकाल कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, मंत्रालय में प्रस्तुत किया कि जब भी धार्मिक रिपोर्टिंग होती है तो मुसलमानों को क्या चिन्ह के आधार पर दिखाया जाता है, हिंदू को किस आधार पर दिखाया जाता है। एनडीटीवी जब सैफ्रॉन टेररिज्म कहता है, कई चैनल कई हजार घंटे के वीडियो के साथ हिंदुस्तान में हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं, तो साधु को टीका लगाए हुए, उसके हाथ में चिलिम, दूसरे हाथ में महादेव का त्रिशूल दिखाते हैं। तो क्या कार्रवाई हुई? जिस कानून के आधार पर उन्होंने ये कार्यक्रम किया, उसी कानून के संरक्षण में मैं सुरेश चौहान के सुदर्शन चैनल पर यूपीएससी जिहाद कर रहा था और बचे हुए एपिसोड करूंगा। ये न्यायालय में हमने भूमिका दी। अगर हम माफी मांग लेते, पीछे हट जाते, तो शायद ये कार्यक्रम को अनुमति मिल जाती। लेकिन हमारे लिए ये मुद्दा केवल एक शो तक का नहीं है। इस देश के तंत्र पर कब्जे के खिलाफ खड़े होने वाले लोगों को माफी मांगनी पड़ेगी, तो यह परंपरा शुरू हो जाएगी। और ऐसी कोई परंपरा हम शुरू करना नहीं चाहते, खास करके तब जब हमारे पास पूरे सख्त सबूत हो, पूरे तथ्य हो, आंकड़े हो, और उन तमाम आंकड़ों के साथ हम हिंदुस्तान के सामने इस षड्यंत्र को उजागर करना चाहते। मित्रों, ये उजागर करने के लिए हमारे पास क्या है? कोर्ट का स्टे है, लेकिन मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूं। उसके बाद कुछ कमेंट जो आ रहे हैं यूट्यूब पर, उसको देखकर मैं कुछ उत्तर भी देना चाहूं। लेकिन सामान्यतः पिछले 40 दिनों में जो प्रश्न उठे हैं, उनका समाधान करने के लिए मैं आपके सामने इन मुद्दों को रख रहा हूं। मुझे तो न्यायालय ने स्टे दे दिया, लेकिन मैंने किए हुए 4 एपिसोड के खिलाफ भ्रम फैलाने का लाइसेंस कुछ लोगों को मिल गया, और फैक्ट चेक के नाम पर कुछ सुपारी 72 लोगों ने हमारे तथ्य को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने गलत साबित करने का प्रयास। लेकिन मैं आज इस मेरे साथ जो जुड़ा हुआ हजारों लोगों का राष्ट्रवादी समूह है, उनके सामने सत्य को रखना चाहता। क्या है यूपीएससी जिहाद? पहले तो यह समझ लीजिए कि यूपीएससी क्या है। यूपीएससी इस देश के नौकरशाही में, नौकरशाही के उम्मीदवारों को, पदाधिकारी को, कलेक्टर को, इस देश के आईपीएस आईएएस को चुनने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को करने का पूरा काम जिस यूपीएससी को है, उस यूपीएससी में कैसी सेंध लगाई गई, उस पर भी मैं जाऊंगा। सरकार की पॉलिसी पर भी बात करूंगा। इसलिए मैं क्रमवार आपके सामने कुछ मुद्दे रख रहा हूं। पहला, यूपीएससी में आप परीक्षा दे, इसके लिए आप ग्रेजुएट होना जरूरी, और ग्रेजुएट मदरसे भी होगा तो मदरसे वाला भी परीक्षा दे सकता। यूपीएससी में परीक्षा देने के लिए जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होती, फिर मुख्य होती है, और उसके बाद एक इंटरव्यू होती है। इन 3 प्रक्रिया से गुजरने के लिए जो पहली प्रक्रिया है, जिसको प्रीलिमिनरी कहते हैं, उसकी तैयारी के लिए मुसलमान को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो हिंदू को नहीं दिए जाते। 1 लाख रुपए जो दिए जाते हैं, हमारा कहना है कि मुसलमानों को दिए जाते हैं, तो मुसलमान की व्याख्या देश अनुरूप नहीं बदलेगी। मुसलमान कौन है, इसकी व्याख्या तो इस्लाम ने क्या कहा है, इसके अनुसार होगी ना। और इस्लाम तो कहता है कि मुसलमान में कोई जाति नहीं, मुसलमान में कोई भेद नहीं। तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से पैसे लेने के लिए आप मुसलमान बन जाते हो, लेकिन परीक्षा देने के लिए कुछ मुसलमान ओबीसी के कैटेगरी में और एसटी के कैटेगरी में आ जाते हैं। मतलब एक तरफ सरकार से लाखों और कई लोगों को मिलकर करोड़ों रुपए लेने के लिए तो आप मुसलमान हो, और परीक्षा देते समय अब जाति का आधार लेते हो, और कुछ लोग ओबीसी की कैटेगरी में आ जाते। उस कैटेगरी में आने के कारण हमारे हिंदू ओबीसी भाइयों का अधिकार छीना जाता है। और कितना छीना जाता है आप जानते हैं? अगर मुसलमान ओबीसी कैटेगरी के अंदर ना आए, तो जो हमारे भाइयों को मिलने वाला अधिकार है, उसमें एवरेज अगर हमने निकाला है 2011 से लेकर, तो एवरेज 40 से 60% अधिकार हिंदू ओबीसी का मारा जाता है। तो एक तरफ धर्म का आर्थिक सहयोग सरकार का, दूसरी तरफ उसको जाति के आधार पर एक रिजर्वेशन का कुछ लोगों को हिस्सा
और फिर जब कुछ मुसलमान जब ये बेनिफिट पाते हैं कि उनको ओबीसी का, एससी का, एसटी का दर्जा मिल जाता है, तो क्या होता है, तो उन जनरल कैटेगरी के नहीं लेकिन रिजर्व कैटेगरी के मुसलमानों को परीक्षा देने की उम्र 32 से 35 हो जाती, फिर उनकी उम्र तो 35 हो गई, 3 साल ज्यादा मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, परीक्षा देने का, अटेम्प्ट करने का जो प्रयास है वो बाकी लोगों को अगर 6 है तो इनको 9 हो जाता है, और एसटी में तो और ज्यादा हो जाता है। इसके साथ एंट्रेंस एग्जाम में जो मिनिमम मार्क्स चाहिए वहां पर भी सहूलियत मिलती है। इतना ही नहीं, यहां से चुनकर आने के बाद भारत सरकार ने जिन अल्पसंख्यक लोगों के लिए कोचिंग क्लासेस लाए हैं, 5 यूनिवर्सिटियों में ये केंद्र दिए गए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 5 केंद्रों में 4 केंद्र, जिसमें मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी भाग्यनगर, जिसको लोग हैदराबाद कहते हैं, वहां पर मुसलमानों की यूनिवर्सिटी, अल्पसंख्यक के नाम पर दिया गया दूसरा केंद्र दिल्ली के जामिया में है, तीसरा जामिया के साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है, जहां पर जिन्ना का फोटो दीवार पर लगाए। मुझे बताइए, हिंदुस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर करने वाले नालायक गद्दार जिन्ना के फोटो के सामने बैठकर जो यूपीएससी की तैयारी करेगा, क्या वो हिंदुस्तान का हित देखेगा या और कहीं पाकिस्तान बनाने की दिशा में जाए? आखिर हिंदुस्तान की सरकार की आंखें बंद कैसे हो गई कि जिन्ना के तस्वीर के आगे आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके यूपीएससी की तैयारी करने वाले सेंटर खोलते कैसे? क्या हो रहा है इस देश में? उसके बाद आपको पता होगा, एक सेंटर दिया गया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर, लेकिन वो भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में दिया गया है, लखनऊ में दिया। तो फिर आप क्या करना चाहते? मतलब क्या सरकार ही लोगों को प्रेरित नहीं कर रही है कि वो धर्मांतरण करे और मुसलमान बने? क्योंकि प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए 1 लाख रुपए थे, चुनकर आने के बाद आपका खाना पीना रहना कोचिंग सब कुछ सरकार पैसा देती है, जिसमें सामान्यतः अगर हम एवरेज और उसका खर्चा लगाया जाए, अटेम्प्ट के टोटल जोड़े जाए, तो एक हिंदू को इसको करने के लिए 12 से 18 लाख तक का खर्चा आता है। ये सारा खर्चा सरकार देती है।